हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चन अदर एग्जामिनेशन या डिफरेंट एग्जामिनेशंस में जो पूछे जाते हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो सीरीज से ये एक पूरा सीरीज होगा। इसमें लगभग हम लोग सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंडियन पॉलिटी से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। देखिए, ये अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था। इसको 86th अमेंडमेंट एक्ट जो है 2002 में हुआ, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मूल अधिकार होगा। आर्टिकल 21 जो कहता है वो जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार और ऐसे राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव, इसका फ्रीडम देता है। हर इंसान को एक अच्छा जीवन जीने, उसको अपने तरीक़ा से जीवन जीने का अधिकार देता है। इस तरह का अगर कोई भी चीज़ पूछता है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि सोने का अधिकार, खाने का अधिकार, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार, ये सब अधिकार किस 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 आर्टिकल के तहत है, तो वो 21 के तहत है। इसी में 21 के ए में जो ये जोड़ दिया गया कि हर बच्चे का मूल अधिकार यह होगा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे का कि वो शिक्षा प्राप्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो चर्चा किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक दिया गया है। फिर 152 से हमारा राज्य का प्रावधान शुरू होता है, जिसमें राज्यपाल और आगे मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, इन लोगों का चर्चा है। ये जो CAG हैं, CAG अभी वर्तमान में भारत के जो CAG हैं वो GC मुर्मू, इनको गिरीश चंद्र मुर्मू कहते हैं। ये मुर्मू साहब हैं, ठीक है। ये अपना रिपोर्ट जो है, इसमें रिपोर्ट में एक्चुअली होता क्या है कि ये भारत का जो अकाउंट है, भारत सरकार का जो संचित निधि और आकस्मिक निधि, ये सब जो अकाउंट है, और राज्य का जो अकाउंट होता है, उन अकाउंट्स का निरीक्षण, ऑडिट करते हैं, मतलब उसका, और ऑडिट करने के बाद इसका रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंप देते हैं और राष्ट्रपति इसको संसद के दोनों पटलों पे रख के राज्यसभा और लोकसभा पे रखते हैं, ठीक है। फिर उस पर चर्चा होता है और उसका जो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष जो होते हैं, उन लोग इस पर अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं या लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट को देखती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये देखिए, रसिया के संविधान से ली गई है। एक्चुअली ये जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हो रहा था, उसी समय इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए सिफारिश किया गया था। ये स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसको ऐड करने का सिफारिश किया गया था, कमेटी। स्वर्ण सिंह जो थे, स्वर्ण सिंह उस समय रसिया में भारत के उच्चायुक्त थे, उसी पद पे काम कर रहे थे। इन्होंने रसिया में ये चीज़ देखा कि ये मूल कर्तव्य जो उन देश के लोगों का है कि अपने स्मारकों का रक्षा करना या साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देना, साइंटिफिक स्टडी को बढ़ावा देना, पढ़ने का या अदर इंटरनेशनल पीस के लिए काम करना, ये लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। देश का एकता, अखंडता, ये सब को सुरक्षित रखना। तो इस हिसाब से उन्होंने टोटल 10 मूल कर्तव्य का जोड़ने का सिफारिश किया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा और या स्वर्ण सिंह के द्वारा। और इसके बाद जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, उसके द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जो था वो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, इसको जो है DPSP में जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, DPSP में 51 जो आर्टिकल है, उसी में 51A बना के उसमें जोड़ा गया। अभी टोटल जो मूल कर्तव्य हमारे भारत में है वो 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेनाओं का
सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के बाद इसमें CDS जो पद है वो तीनों सर्वोच्च जो सेना है उसका हेड होता है। फिर इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और फिर एयरफोर्स स्टाफ जो होते हैं वो चीफ होते हैं, तीन अलग अलग। उन सब का हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए ये सर्वोच्च सेनापति कहलाते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? देखिए, ये 356 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। और अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। नहीं, ये गलत यहाँ पे लिख दिया गया है। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 356 के तहत राज्य में, किसी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है इसमें, इसके द्वारा 356 के द्वारा। और 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की चर्चा की जाती है, जिसको हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये 352 होगा राष्ट्रीय आपातकाल, जो किसी देश में होता है। ठीक है, अगर राज्य होगा तो ये 356 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की चर्चा की जाती है। ठीक है, अगर कोई स्टेट में पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया जिसको वो मान नहीं रहा है, या वहाँ की जो संसद, विधानसभा या विधान परिषद है वो अगर फेल हो जाती है लेजिस्लेशन, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के वहाँ के राज्यपाल के द्वारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आग्रह राष्ट्रपति से किया जाता है। इसका आंसर राष्ट्रीय आपातकाल देश में जो किसी टोटल कंट्री में होगा, इसके 352 होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। पहले वित्त आयोग का गठन 1991 में किया गया था, इसके अध्यक्ष KC नियोगी थे। ठीक है, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, ये 1951 नहीं होगा, ये 1991 नहीं होगा, ये 1951 होना चाहिए। हाँ, ये 1951 होगा, ये 1991 गलती से लिखा गया। ये 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष KC नियोगी साहब थे। अभी जो वर्तमान में है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन। इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं, NK सिंह। ये बिहार से बिलोंग करते हैं और एक ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं। ठीक है, 14वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, 14th वित्त आयोग, वो YV रेड्डी थे। आप लोग जानते होंगे उनको, YV रेड्डी। और जो 13th फाइनेंस कमीशन है, 13th फाइनेंस कमीशन था, उसके जो अध्यक्ष थे वो केलकर साहब थे। ठीक है, इस तरह से हम लोग पीछे के भी 2-3 याद रखेंगे, और पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही ये KC नियोगी साहब। यहाँ पे 1951 होगा। अभी जो है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? ये इलाहाबाद में लगभग 160 प्लस यहाँ पे जो न्यायाधीश हैं वो कार्य कर रहे हैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सबसे पहला जो हाई कोर्ट, जब सबसे पहला भारत में जो कोर्ट का मतलब कॉन्सेप्ट आया था, जिसको वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था, वो 1773 एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, जिसके जो चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा इम्पे थे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, इसके बाद से 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 में जो था वो 3 हाई कोर्ट्स बनाया गया, जिसमें कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में बनाया गया था। उसके बाद 1935 के एक्ट के तहत बहुत सारे हाई कोर्ट्स बनाए गए। इससे पहले 1916 में पटना हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था, पटना हाई कोर्ट। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था 1926 के समय में। इस तरह से हाई कोर्ट्स का, और मैंने एक जुडिशियल रिफॉर्म पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसका आंसर इलाहाबाद होगा, जिसमें अभी सबसे ज़्यादा न्यायाधीश काम कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखिए, ये
इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का। इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय प्रणाली या अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली इसको कहते हैं। इसमें जो है वो राज्य के विधानसभा के सदस्य जो हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायक, लोकसभा के जो है वो निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं होते, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें, और फिर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें मनोनीत नहीं होते, क्योंकि जो मनोनयन होता है वो एक्चुअली में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वो जो है वो उन्हीं को वोट करेंगे ऐसा माना जाता है, इसलिए इनमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इस तरह से ये तीनों का जो होता है राज्य विधानसभा, राज्य के विधान परिषद जो होता है जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भाग नहीं लेते, क्योंकि भारत में अभी 6 ही राज्यों में विधान परिषद का चर्चा किया गया है, और ये बाईकार्मल लेजिस्लेशन जो है वो स्टेट में, भारत के हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय प्रणाली कहते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक अभी तक राष्ट्रपति रहे हुए हैं। राजेंद्र बाबू का जन्म बिहार के वर्तमान में सीवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ है। इनके जन्म स्थान जो जीरादेई है उसको हमारे राष्ट्रपिता बापू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा इसको तीर्थ स्थान का दर्जा दिया गया है। मतलब उनके द्वारा कहा गया था कि अगर बिहार में कोई तीर्थ स्थान है तो वो राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान जीरादेई है। उनके पैतृक गांव को उन्होंने तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने दिन की होती है? देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष की होती है। यह भारत में जो भी सुप्रीम जो ऑफिसर्स हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो अदर्स जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं या एमएलए हैं या एमएलसी हैं, इन एमएलसी का तो नहीं, उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, इनका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का भी 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अगले आने वाले वीडियोज़ में हम लोग आगे हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए मैं ये 10 क्वेश्चन ही हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो सीरीज चलते रहेगा, और इसमें इंडियन पॉलिटी के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह के, उसको हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे, और साथ में रिलेटेड फैक्ट्स का भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे ऐसे ही इंडियन पॉलिटी और अदर्स करेंट्स अफेयर एंड अदर्स क्वेश्चंस जो एक आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको जानने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।